So we were talking about reproductive health, right? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात कर रहे थे. हल्का फुल्का बातें मैंने किया था. जैसे मैंने एक छोटा सा टॉपिक में स्टार्टिंग में मैंने स्टैटिस्टिक्स दिया था. पहले तो मैंने फैमिली प्लानिंग एक्ट के बारे में बताया. 1951 में वो पास किया गया था, राइट? 1951 में, हाँ 1951 में वो पास किया गया था. उसके बाद मैंने बताया था कि उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम भी ऐड किया गया था. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया अबाउट ये IMR, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, किस प्रकार से इसको डॉक्टर्स ने, मतलब मेडिकल साइंस के तरक्की की वजह से वो घट गया और उसके कारण डेथ रेट भी काफी अमाउंट में घट गया था और उससे पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया था. जो पहले माँ जन्म देते टाइम मर जाती थी, जो बच्चे जन्म के वक्त मर जाते थे, आजकल उसको हम लोग बचा पाते हैं. इसलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और मैंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को विद सम स्टैटिस्टिकल डेटा भी आप लोगों को दिखाया कि इंडिया का पॉपुलेशन पार्टीशन के टाइम में कितना था, 1990 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, 10 साल में कैसे वो बढ़ गया, राइट? 2011 के सेंसस तक बताया मैंने. 2021 में एक और शायद सेंसस आएगा, हाँ, तो उस दौरान हमको और पता चलेगा अबाउट द पॉपुलेशन. हालांकि करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आप गूगल पे भी मार के देख सकते हो, वो दिखाता रहता है, ठीक है? लाइव पॉपुलेशन भी दिखाता रहता है, लाइव नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद मैंने एक टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था, एमनियोसिंथेसिस. एमनियोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि एक फ्लूइड निकाला जाता है 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं. और एमनियोटिक फ्लूइड के एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं कि क्या उस बच्चे में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है क्या. लेकिन खराब बात यह है कि उसके थ्रू ये भी पता चलता है कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा. और इस चीज का फायदा उठा के जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो फीमेल फीटिसाइड में इन्वॉल्व हो जाते हैं और लड़कियों को पेट में ही मार देते हैं, अबॉर्ट इसलिए करा देते हैं बिकॉज वो लड़की है, ठीक है? अगर ये रीजन होता कि जेनेटिक डिसऑर्डर है उस लड़की में और वो अबॉर्ट करना चाहते, दैट इज डिफरेंट. बट यहाँ पे केस क्या हो रहा है कि उनको बस लड़की है इसलिए अबॉर्ट करना है. तो ये चीज सोच करके ये चीज होने लगा, इसलिए सरकार ने उस पर स्टैट्यूटरी बैंड लगाया. इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस जरूर कर लिया था. और उसके बाद मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दिया था अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब वो मेथड जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे मेथड्स आएंगे. सबसे पहले मैं बात कर रहा था नेचुरल मेथड की, और नेचुरल मेथड में मैंने 3 बताया था. मैं दोबारा वही से शुरू करता हूं. मैंने कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव में नेचुरल मेथड है. क्या क्या है नेचुरल मेथड? कॉइटस इंटरप्टस, फिर कॉइटस इंटरप्टस, फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, और एक है तुम्हारा लैक्टेशनल एमेनोरिया. Lactational amenorrhea, right? These are the natural methods of contraception. These are the natural methods of contraception. ना देखो, एक एक करके आप देखते हो होता क्या है. सबसे पहले कॉइटस इंटरप्टस की बात करते हैं. क्या होता है ये कॉइटस इंटरप्टस? ध्यान से सुनना. कॉइटस इंटरप्टस में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो इंटरकोर्स करता रहेगा फीमेल के साथ, ठीक है? इंटरकोर्स करता रहेगा. जब इजैकुलेशन का टाइम आएगा तो उसको, मर्दों को पता चलता है जब वो इजैकुलेट करने वाला होता है ना, तो इजैकुलेशन के टाइम में वो इंटरप्टस, मतलब कॉइटस को इंटरप्ट कर देना. तो वो क्या करता है, वो अपना पेनिस को विड्रॉ कर देता है फीमेल के वेजाइना से, और जो स्पर्म है वो कहीं और बाहर फेंक देता है, ठीक है? कोई बेड में फेंक दिया, कहीं और फेंक दिया, ठीक है? मतलब कि जिस वक्त वो इंटरकोर्स करने वाला, मतलब इंटरकोर्स के टाइम जिस टाइम इजैकुलेशन होने वाला है उस दौरान अपने पेनिस को विड्रॉल कर देना, इस मेथड को बोलते हैं कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है? यही ना वही इंसेमिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है. इंसेमिनेशन का मतलब क्या था कि फीमेल के बॉडी में स्पर्म को डाल देना. अब वो जब इंटरकोर्स कर रहा है, मान लो 10-15 मिनट बाद जब उसका इजैकुलेशन का टाइम आएगा उस दौरान वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर देगा, वेजाइना से निकाल देगा, ठीक है? लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो देखो, मेल का जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है ना, प्रीकम, जो कि बल्बो इरेक्टल ग्लैंड में मैंने बोला था प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड के बारे में. प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में स्पर्म्स हो सकता है. क्या बोला मैंने? प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में स्पर्म हो सकता है. प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड तो पहले ही जब पेनिस घुसाया था उसी समय थोड़ा बहुत प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड रहेगा, बिकॉज वो लुब्रिकेशन का काम करता था.
अगर तुम लोग को याद है। तो लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड होता है ना, उसमें थोड़ा हद तक स्पर्म हो सकता है, कुछ हद तक, और वो स्पर्म बाद में जाके प्रेगनेंसी कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्सट्रीम विल पावर चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा विल पावर, विथ लॉट ऑफ विल पावर ओनली दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द हीट ऑफ द मोमेंट, ये पता नहीं चलता कि मेरे दिमाग में वो बात आएगा नहीं कि अरे मुझे कोइटस इंटरप्टस करना है, निकालना है, ठीक है, निकालते निकालते इट बिकम्स वेरी लेट। तो सेकंड थिंग है, लॉट ऑफ विल पावर इज रिक्वायर्ड, लड़कों में बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होता है ये चीज को कोइटस इंटरप्टस करने के लिए। इसलिए बाद में जाके हमारा, अभी हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा अभी मेन टारगेट है प्रेगनेंसी को रोकना। हम नहीं चाहते कि हमारा फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। बहुत रीजन हो सकता है, मैंने बोला अलग अलग रीजन, सोशल रीजन, फाइनेंशियल रीजन, क्योंकि लड़की, और मैंने बोला भी आजकल लड़की जॉब करती है, ठीक है, दे वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो दे आर नॉट लाइक कि हम लोग कोई बच्चा पैदा करने वाले मशीन थोड़ी है ना। वो लोग भी चाहते हैं कि अभी फिलहाल तो शादी अगर हो भी गया तो अभी बच्चा नहीं चाहिए उनको, तो अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो अनप्रोटेक्टेड नेचुरल मेथड जिसमें हम लोग कोई भी बाहर से कुछ चीज इन्वॉल्व नहीं कर रहे। यहाँ पे एक मेथड मैंने बताया अभी, कोइटस इंटरप्टस, जिसमें क्या करता है, मेल विड्रॉ कर दे, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम मैंने बताया कि प्रीकम होता है। प्रीकम कहाँ पे होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, स्टार्टिंग में पेनिस में होता है वो, तो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड में भी थोड़ा हद तक स्पर्म हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है जो मैंने बताया था, विल पावर का। ओके, तो इसलिए ये मेथड का फेलियर रेट काफी ज्यादा है, फेलियर रेट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये लिख लो, कोइटस इंटरप्टस होता क्या है, it is the withdrawal of penis कब, just before ejaculation। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, जिसके बारे में मैंने बल्बो इरेक्टल ग्लैंड में पढ़ाया था, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में कंटेन स्पर्म, और उससे वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। तुमको लगेगा तुमने स्पर्म सब बाहर फेंका, लेकिन क्या है, प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड में स्पर्म हो सकता है जो स्टार्टिंग में घुस गया होगा, तुमको पता ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। देखो बच्चों, याद करो, मैंने बताया था अगर एक लड़की का 28 डे का साइकिल चलता है, पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का साइकिल चलता है, राइट, 28 डे का साइकिल चलता है, जैसे मैं 1 से 28 सीरियली लिख रहा हूँ, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 दिन का साइकिल है उसका, ऑलराइट। इसमें 28 माइनस 14, जो 14 डे है, इस समय इजैकुलेशन होता है, सॉरी ओव्यूलेशन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस समय ओव्यूलेशन होता है, मतलब फीमेल के बॉडी में एग रिलीज होता है। अगर इस समय एग रिलीज होता है, मतलब स्पर्म अगर इस वक्त पहुंच गया तो प्रेग्नेंट हो जाएगा। और हमारा काम अभी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हमको प्रेगनेंसी नहीं करना है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 28 डे का अगर साइकिल है तो 10 से लेकर के 17 डे तक हम लोग इंटरकोर्स को अवॉइड कर देते हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्यों करते हैं, अगर 10 डे को, देखो स्पर्म मैंने बोला था 3 से 5 दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। स्पर्म मान लो 10 डे को पहुंच गया फीमेल के ट्रैक के अंदर, वो फीमेल के ट्रैक के अंदर 10, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन तक जिंदा वो रह सकता है, तो देयर आर चांस ऑफ प्रेगनेंसी। स्पर्म 10वां दिन ही पहुंचा है, लेकिन वो स्पर्म फीमेल के ट्रैक में 14 दिन तक भी रह सकता है जिंदा, तो प्रेगनेंसी हो जाएगा। 11वां दिन को क्या, तो 3 दिन तक चांसेस बहुत हाई है प्रेगनेंसी का। 12वां दिन क्या, तब भी चांसेस बहुत हाई है प्रेगनेंसी का, बिकॉज स्पर्म तो 2 दिन आराम से जिंदा रहेगा फीमेल के ट्रैक में। 13 डे को करेगा तो होगा ही प्रेगनेंसी, और 14 डे तो अंडा निकलने वाला दिन है तो होगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि अंडा जो है यूजुअली अंडा जो है वो कब रिलीज होता है, अंडा जो है वो कब रिलीज होता है, 14 डे को, और 14 डे से 15 डे तक वो सरवाइव कर सकता है। एग जो है 12 से 24 घंटा तक सरवाइव कर पाता है, मैंने बोला था ये बात। तो मान लो इंटरकोर्स 15 डे को भी करते हैं हम लोग, तो अंडा तो 14 दिन को बन गया, लेकिन ये अंडा 15 डे तक सरवाइव कर सकता है, तो इसलिए 15 डे को भी करना रिस्क हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो सकता है। 16 डे को भी करना हम लोग नहीं करते, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, अगर पीरियड थोड़ा लेट हुआ तो थोड़ा बहुत ओव्यूलेशन, मान लो 28 डे के जगह में लड़की ने थोड़ा स्ट्रेस ले लिया, तो उसके कारण पीरियड थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है।
28 डे वाला पीरियड 30 डे वाला बन सकता है। 30 डे वाला बना तो 16 डे को ओव्यूलेशन होगा, 31 डे वाला बना तो 17 डे को ओव्यूलेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इन डेज को सेफ नहीं मानते, ठीक है। तो यूजुअली पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है अगर एक लड़की का 28 डेज का साइकिल चल रहा है तो 10 से लेकर के 17 डे को सेक्स को या इंटरकोर्स को प्रिवेंट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आई मीन, ओके। प्रोटेक्शन यूज करके यूजिंग कॉन्डम्स जो बैरियर मेथड में आता है वो तो नेक्स्ट पर आ रहा हूं मैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल मेथड। तो हम लोग किसी भी साधन का यूज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग का जो 10 से लेकर के 17 डे तक इंटरकोर्स को अवॉइड करना, इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो ये लिख लो, व्हाट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? Periodic abstinence is abstaining मतलब avoiding, हाँ abstain का मतलब होता है avoid, abstaining intercourse during 10th to 17th day of menstrual cycle, ठीक है। 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई मीन इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। उसके बाद अगर तुम करते भी हो तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी लेस, ठीक है। 21 डे के बाद बहुत रेयर ही होगा कि वो प्रेग्नेंट हो पाएगी, नहीं होती है, बहुत कम चांसेस है। 21 डे के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 डे को नेक्स्ट पीरियड आ ही जाएगा। बट 27, 21 से 27 डे को इफ यू डोंट यूज एनी प्रोटेक्शन और सीमेन अगर अंदर भी जाता है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी वेरी लेस। बहुत कुछ 31 माइनस 14 करके देख लो, माइनस 14 करके देख लो कितना होगा। 31 माइनस 14 17 होता है ना, हाँ 17 डे वाला हो जाएगा ओव्यूलेशन डे। नेक्स्ट इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। ये चीज क्या है कि ये कुदरत का नेचुरल, ये भी एक नेचुरल मेथड ही है कि जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसका चाइल्ड डिलीवरी होता है, बच्चे को जब वो डिलीवर करती है, डिलीवरी से लेकर के 6 अप टू 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स क्या होता है, अप टू 6 मंथ्स क्या होता है, एफएसएच और एलएच का लेवल कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उस दौरान मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो मिल्क को निकालने में हार्मोन मदद करता है। कौन सा हार्मोन? जो बच्चे को निकालने में भी मदद कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का लेवल काफी हाई होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है एफएसएच और एलएच का लेवल को बढ़ने नहीं देता, और एफएसएच का अगर एलएच का लेवल अगर नहीं बढ़ने देगा तो हमको मालूम है एफएसएच और एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन में मदद करता है। एलएच तो ओव्यूलेशन कराता है और एफएसएच फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। तो उस लड़की में अगर ऑक्सीटोसिन ज्यादा रहा, उसका मतलब एफएसएच और एलएच कम रहेगा। एफएसएच और एलएच अगर कम रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। और ये चीज कब चलता है? जब बच्चा पैदा हुआ, उस पैदा होने से नेक्स्ट अप टू 6 मंथ्स। कभी कभार क्या होता है ना, इसका फेलियर रेट भी काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत औरतें ऐसा होता है ना, लेजी बन गए या फिर मतलब चाहता नहीं है बेबी को ज्यादा दूध पिलाए, ठीक है, और उनको मतलब टायर्ड सम लगने लगता है, तो वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे को कोई दूसरा डाइट में सप्लीमेंट कर दे और अच्छे से दूध ना पिलाए उस बच्चे को। अगर बच्चे को अच्छे से दूध वो नहीं पिलाता है 2 3 4 4 बार, ठीक है, तो क्या होगा कि उस फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन बनना थोड़ा कम हो जाएगा। जब ऑक्सीटोसिन बनना कम हो जाएगा तो एफएसएच और एलएच बोलेगा अरे जो गुंडा हम लोग को रोक के रखा था वो गुंडा तो अब कम बन रहा है, हम लोग अपना ताकत दिखाते हैं चलो। तो एफएसएच और एलएच का लेवल फिर उसके बॉडी में बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ने लगेगा तो फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। प्रेगनेंसी अब धीरे मतलब अभी जस्ट हुआ था, 2 3 महीने बाद वो औरत फिर प्रेग्नेंट बन गई, ये भी होता है। लेकिन यूजुअली नहीं होना चाहिए। अगर वो सही से दूध पिला रही है बच्चे को तो ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है। ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई है मतलब वो एलएच और एफएसएच को बढ़ने नहीं देगा। एलएच और एफएसएच को बढ़ने नहीं देगा मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगा। ये कुदरत का एक तरीका है जिसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशनल क्योंकि दूध पिलाते टाइम ये चीज हो रहा है, जब बच्चे को दूध पिला रही है लैक्टेशनल, इसलिए
एमेनोरिया, रिया जब टर्म सुनते हो कुछ ना कुछ बह रहा है, ठीक है, यहाँ पे दूध निकल रहा है ना, तो इसलिए टर्म ऐसा यूज किया गया है। और ये पीरियड वैलिड अप टू 6 मंथ्स। ओके, 6 मंथ्स के बाद दोबारा से, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद यूजुअली बच्चे को दूसरा डाइट दे ही देता है ना कुछ सेरेलैक हो गया, कुछ हो गया, हाँ, अन्नप्राशन का प्रथा होता है, थोड़ा थोड़ा चावल वावल देता है। तो ये सब चीज होने के कारण क्या होता है, थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि माँ जानता है कि एक बार दूध पिला दो, दूसरे टाइम हम लोग कुछ सप्लीमेंट फूड खिला देंगे उसको। इसलिए तब वापस से FSH LH का लेवल बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है। ओके, चलो, दिस वाज द नेचुरल मेथड्स, ये तीनों नेचुरल मेथड्स था। अब हम लोग सेकंड ग्रुप ऑफ मेथड्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि है बैरियर मेथड। देखो, नाम ही है बैरियर। बैरियर मेथड का मतलब है, बैरियर मेथड का मतलब है कि बैरियर मेथड का मतलब है कि वो क्या करेगा, वो स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देगा। बैरियर, बैरियर मतलब रुकावट। तो रुकावट क्रिएट कर रहा है। कैसे रुकावट क्रिएट कर रहा है? जैसे पहला बैरियर मेथड जो सबसे वाइडली यूज्ड बैरियर मेथड है, दैट इज नोन एज कॉन्डम्स। बहुत तरह का कॉन्डम्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड्स का। सरकार जो एक ब्रांड को प्रमोट कर रहा था, उसका नाम है निरोध। इसका ही नाम तुमको जानना है, बाकी और भी बहुत सारा है, मैनफोर्स, ड्यूरेक्स, अलग अलग ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट तो देता ही रहता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये एक्चुअली क्या होता है, एक रबर लेटेक्स होता है, ऐसा रबर से बना हुआ, रबर का लेटेक्स होता है, ठीक है। इसमें मेल अपना पेनिस को इंसर्ट कर देता है, इसमें मेल अपने पेनिस को इंसर्ट कर देता है, और उसके बाद इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है। तो मेल जब अपना सीमेन छोड़ेगा, तो सीमेन इस थैले के अंदर ही, मतलब कॉन्डम के अंदर ही तुम्हारा सीमेन रह जाएगा, और वो सीमेन जो है वो वेजाइना के बॉडी में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर फिर बाद में कॉन्डम को डिस्पोज किया जाता है, ठीक है। और देखो, हम लोग जो मार्केट में जो हमको मिलता है यूजुअली मेल कॉन्डम ही मिलता है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ मेल कॉन्डम ही होता है, फीमेल कॉन्डम भी अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मेल कॉन्डम को तो कॉन्डम ही बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम भी अवेलेबल होता है, उसको हम लोग कहते हैं फेमिलॉन, फेमिडॉम, सॉरी, फेमिडॉम। ये भी वैसा ही है, बस ये फीमेल के वेजाइना में घुसाया जाता है, फीमेल के वेजाइना में घुसाया जाता है। हाँ हाँ, फीमेल कॉन्डम्स का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, बिकॉज फीमेल कॉन्डम फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट करना कंपेयर टू मेल पेनिस, इट्स लिटिल बिट, यू कैन से थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फेस हो सकता है उसमें, मतलब कि थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग या फिर थोड़ा कष्ट वाला ऐसा टाइप का हो सकता है। मेल वाला तो मेल का एक्सटर्नल जेनिटल बॉडी के बाहर ही है, तो इजीली मेल वाला फिट हो जाता है बाहर, तो इसे मेल वाला ही ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर मेल वाला ही पाया जाता है, फार्मेसीज वगैरह में भी मेल वाला ही पाया जाता है, ठीक है। फीमेल वाला भी होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा इट्स नॉट दैट पॉपुलर। ओके, इसके अलावा भी फीमेल अपने वेजाइना के अंदर और भी बहुत सारे डिवाइसेस है, कुछ जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं, फिर कैप लाइक टोपी जैसा होता है, सर्वाइकल कैप, ऐसा अलग अलग टाइप का बैरियर भी होता है जिसको फीमेल अपने बॉडी के अंदर, मतलब अपने वेजाइना के अंदर वो घुसा सकती है। और उसके बाद जब मेल उसमें इंटरकोर्स करेगा, मेल जब सीमेंट डालेगा, तो उस थैले के अंदर ही रहेगा, फीमेल कैन टेक दिस आउट। हाँ, एक डिफरेंस है मेल और फीमेल वाले डिवाइसेस में। मेल का जो डिवाइस होता है, जो मेल कॉन्डम होता है, उसको मेल यूज करने के बाद जब सीमेन उसमें गिर जाता है, तो मेल उसको फेंक देना पड़ता है, डिस्पोजेबल, उसको फेंक देना पड़ता है। यू कैन नॉट यूज द कॉन्डम अगेन एंड अगेन। एक बार खरीद लिया, यूज कर लिया, फेंक दो, फिर नया पैकेट खरीदो, नया डालो, नया काटो, फिर नया फेंक दो। फीमेल वाला केस में क्या है, फीमेल वाला जो होता है, फीमेल वाला दे कैन बी वॉश्ड एंड रीयूज्ड। फीमेल का जो भी डायफ्राम बोला, सर्वाइकल कैप्स बोला, ठीक है, दोस थिंग्स वो फीमेल अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगी, मतलब वेजाइना के अंदर, और मेल का जब स्पर्म गिरेगा, उसमें स्पर्म उसमें इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर फीमेल निकाल देगी बाद में, आफ्टर द इंटरकोर्स फीमेल उसको निकाल देगा, और निकालने के बाद वो उसमें क्या, उसको धो के वॉश करने के बाद इजीली वॉशेबल है, उसको दोबारा से नेक्स्ट इंटरकोर्स में इट कैन बी यूज्ड अगेन, इट्स रीयूजेबल। ओके, ये एक छोटा मोटा डिफरेंस है। हालांकि तुमको जब जब भी वी हियर अबाउट कॉन्डम्स, देन वी थिंक ऑफ द वन दैट इज यूज्ड बाय द मेल, द रबर लेटेक्स जो मेल यूज करता है। ओके, ये एक तरह का बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड समझ में आ ही रहा होगा कि स्पर्म और ओवा को मिलने ही नहीं देगा, स्पर्म को आगे बढ़ने नहीं देगा, थैले के अंदर ही रह गया, थैले को फेंक दिया, अंदर जाने नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग आईयूडीज। आईयूडीज का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस।
क्या मतलब है आईयूडी का? मतलब इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। तो मतलब समझ में आ रहा है, इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, यूटराइन मतलब यूटरस में, और डिवाइस ऐसा कुछ ढाला जाता है। ये डिवाइस ये अंडर मेडिकल मतलब सुपरविजन किया जाता है, ये खुद से हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कॉन्डम तो किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं है तुमको कॉन्डम पहनने के लिए, वो तुम खरीद सकते हो, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कोई भी यूज कर सकता है, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग। बट आईयूडी जो है वो यूट्रस तक डाला जाता है एक्चुअली। वो एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसको यूट्रस में जाकर के ऐसा फिट कर देते हैं। उसमें फिट करने का उसमें कुछ फीमेल के बॉडी में ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या काम करेगा, इसमें अलग अलग तरीका है काम करने का। जैसे कुछ हार्मोनल होता है, कुछ मेडिकेटेड होता है, कुछ तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग होता है। मैं बताऊंगा अलग अलग का क्या क्या टाइप का आईयूडीज अवेलेबल है और वो कैसे कैसे काम करता है। लेकिन एक बात तय है कि जितना भी आईयूडीज है वो इम्प्लांटेशन को रोक देता है। क्या करता है वो? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। मतलब अगर जाइगोट बन भी गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तब भी वो इम्प्लांटेशन को रोक देगा। मतलब उसको यूट्रस के वॉल के अंदर धंसने नहीं देगा। अगर ब्लास्टोसिस यूट्रस के अंदर नहीं धंसा तो क्या प्रेगनेंसी हो सकता है? नहीं हो सकता। वो बाद में वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो जाइगोट जब देखेगा कि वो जब ब्लास्टोसिस यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा और वो देखेगा कि भाई हम तो धंसने को जगह ही नहीं है, मैं कहां पे ग्रो करूं, तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो कैसे वो प्रेगनेंसी रोक रहा है आईयूडीज? बाय प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करके ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या टाइप का आईयूडीज है हमको जानना है। नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईयूडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एंट्रेंस में आईयूडी के ऊपर सवाल पूछता है, और क्या सवाल पूछता है कि एक हार्मोनल आईयूडी का नाम बताओ, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम बताओ, या फिर वो लोग पूछ देगा कोई मेडिकेशन वाला आईयूडी का नाम बताओ। तो तुमको अलग अलग का मैं नाम बता रहा हूँ, वो नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। यू हैव नो अदर वे, ठीक है। अगर मेरे कुत्ते के नाम पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुमको कोई ऑप्शन नहीं है, तुमको मेरे कुत्ते के नाम को याद रखना ही पड़ेगा, भले ही तुम्हारा कुत्ता नहीं है वो, ठीक है। तुमको रखना पड़ेगा बिकॉज वो एग्जाम में आ रहा है, राइट। तुम्हारे बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में सब्जेक्टिव पूछेगा, नीट में पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग का ऑप्शन दे देता है। तो देयर आर मेनी टाइप, जैसे मैंने बोला एक है तुम्हारा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ये क्या करता है? ये पहले तो ये फेगोसाइटोसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस का मतलब है, फेगो मतलब खा जाना, तो ये स्पर्म को खा जाएगा, जो स्पर्म पहुंच रहा है उसको खा जाएगा, खा के खत्म कर देगा, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। एक तरीका। और फेगोसाइटोसिस के साथ साथ मैंने बोला हर एक आईयूडी क्या करता है, अगर मान लो खा गया, बहुत सारे स्पर्म को खा गया, कुछ एक आध स्पर्म रह गया जो जाके एग को फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, फर्टिलाइज अगर हो भी गया तब भी ये इम्प्लांटेशन करने नहीं देगा, तो प्रेगनेंसी होगा ही नहीं। हम लोग ने पढ़ा ना स्टेज, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर प्रेगनेंसी का बाद आता है ना। तो इम्प्लांटेशन में ही होने नहीं देगा तो कहां से? अगर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया, फेगोसाइटोसिस करने के बाद भी 2 करोड़ स्पर्म सपोज पहुंचा, से फॉर एग्जांपल ज्यादा ही पहुंचता है, 2 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख खा गया, 20 लाख बच गया, उस 20 लाख में से कोई एक फर्टिलाइज कर दिया, फर्टिलाइज कर भी दिया तो इम्प्लांट होने नहीं देगा, तो प्रेगनेंसी कहां से होगा? फेगोसाइटोसिस एंड यू कैन से प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। सही है जी। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एक टिपिकल एग्जाम्पल है जो यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिपल्स लूप। लिपल्स लूप, डायरेक्ट नाम याद रखना, ये नाम पे ही सवाल पूछता है। लिपल्स लूप बोल के एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। दिस इज वन। सेकेंड इज जो सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, इट इज अ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। एक बात मैं बता देता हूं, हाँ, हमारे नीट में एक सवाल पूछता है कि मतलब मेडिकल एंट्रेंस में एक सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वाइडली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव है इंडिया में, ठीक है, ये पूछता है। और हमारा जवाब होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मतलब आईयूडी ही जवाब दे सकते हो तुम इन अ वे। ऑप्शन में आईयूडी मिला तो आईयूडी आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में
रियल डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा यूज होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिया में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो यूज होता है वो है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसके बारे में मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स कहते हैं हम लोग ना, टेबलेट, वो टेबलेट लड़की लोग खाता है, उस टेबलेट से तुम्हारा प्रेगनेंसी रोकता है। कैसे रोकता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो वो कॉपर जो तुम्हारा टेबलेट है ना, वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज है, ज्यादातर वही यूज वाइडली यूज होता है। लेकिन ये गलत बात नीट वालों ने अभी तक दे के रखा है, कुछ चेंज तो आया नहीं, और वही आंसर हर कोई यही आंसर देता है। मतलब तुम्हारा चाहे वो एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो, चाहे बड़े बड़े मतलब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल हो, रेफरेंस बुक हो, और इनफैक्ट सीबीएसई ने जब एआईपीएमटी कंडक्ट किया था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उन्होंने भी आंसर में आईयूडी ही दे के रखा है, हालांकि वो आंसर गलत है। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि अगर तुम लोग फ्यूचर में मेडिकल एग्जाम देते हो और ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड औरतें यूज करते हैं, तो तुमको ना चाहते हुए भी आंसर आईयूडी टिक करना होगा, क्योंकि वो लोग गलत दे के रखा है। अभी अभी मैं सुधारूंगा कैसे, बताओ। वो लोग बोलेगा छोटा मुंह बड़ी बात, राइट, लेकिन मुझे सही जवाब मालूम है। सही जवाब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, लेकिन तुमको ना चाहते हुए भी गलत जवाब को ही टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि तुमको मार्क्स चाहिए ना। तुम अगर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन में रहा भी, तब भी तुमको आईयूडी टिक मारना पड़ेगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो मैं बताने के लिए बता रहा, अभी सीबीएसई बहुत सुधार किया। पहले हम लोग जब 2018 में पढ़ा रहा था बैचेस में, तो उस समय मैंने देखा सीबीएसई का बुक में बहुत गलतियां था, अभी भी है बहुत गलतियां, लेकिन उपाय नहीं है, हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी को मानना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। मतलब धार्मिक बुक के जैसा है कि तुमको अगर मोक्ष पाना है तो तुमको अपना धर्म मानना पड़ेगा। भले ही धर्म में तुमको बहुत चीजें लगता होगा कि जो सही नहीं है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मानना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग। वैसे ही सीबीएसई का जो एनसीईआरटी है, वही गीता है, वही रामायण है, वही कुरान है, वही बाइबल है। वहां से जो गलत भी लिखा होगा वो भी मानना पड़ता है। नीट वालों को भी मानना पड़ता है, जेई वालों को भी मानना पड़ता है, चॉइस नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी एक चीज कर रहा है कि रिवीजन हो रहा है, उसका रिवीजन हो करके उसको सही किया जा रहा है। जैसे अभी आजकल भी बहुत सारे धार्मिक किताबों को सही करने के लिए नए नए स्कॉलर्स आते हैं ना, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उस समय के लिए वो बात सही था, आज के लिए ये बात सही नहीं है, आज के लिए हमको ऐसे ऐसे बात फॉलो करना है। वैसे ही आजकल भी कुछ लोगों को शायद अकल आया होगा, सीबीएसई वालों ने, उन्होंने बहुत चीजें करेक्ट किया है, लेकिन अभी भी बहुत चीज गलत है, ठीक है। तो जहां जहां जो जो होता रहेगा मैं बताता रहूंगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको आईयूडी ही मार्क करना है। एनीवे, सो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो क्या करता है, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है, इट डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म जो मूवमेंट कर पाता है ना, उस मूवमेंट को ये घटा देता है। स्पर्म जो मूवमेंट कर पाता है, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करेगा, ये स्पर्म के मोटिलिटी को घटा देगा, स्पर्म के टेल को वीक कर देगा, तो वो तेजी से भाग नहीं पाएगा। तो जब तक वो एग तक पहुंचेगा, जब तक वो एग तक पहुंचेगा, तब तक वो एग खत्म हो चुका होगा। मान लो किसी कारण से कोई स्पर्म पहुंच भी है, अगर उसका मोटिलिटी घटाने के बाद भी वो इतना आगे बढ़ चुका था कि वो पहुंच ही गया, मान लो एक तक पहुंच ही गया और फर्टिलाइजेशन हो भी गया, फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गया, तब भी क्या होगा, ये इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। मैंने बोला ऑल आईयूडीज प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तब भी इम्प्लांटेशन को रोक देगा, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ठीक है जी। चलो, तो हमारे पास अभी के लेक्चर के लिए हमारे पास अराउंड 10 मिनट्स बाकी है। अभी ये लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को दोबारा से 9:30 को ज्वाइन करना है, ठीक है। 9:30 को मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज के लिए ये शेड्यूल ऐसा हो रहा है, अदरवाइज वी डू कंटिन्यूअस क्लासेस। आज थोड़ा सा मेरा काम है बोल के मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज प्लीज ज्वाइन एट 9:30 शार्प, ओके। आई हैव टोल्ड दिस टू एवरीवन इन द ग्रुप एज वेल, सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अगेन एट 9:30। और जो लोग लेट आया, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अब यूट्यूब में ही है ऑप्शन तुम्हारे पास, 2-3 दिन बाद इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब में देख लेना, ठीक है। पुराना क्वेश्चन मुझे मत पूछना यार, बाकी जो बच्चे रेगुलरली टाइम से कर रहे हैं उनका लॉस हो जाएगा, इसलिए जो थोड़ा लेट आया थोड़ा एडजस्ट कर लो। तीसरा टाइप का जो आईयूडी अवेलेबल है, डेट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अच्छा, मैंने उसका नाम नहीं लिया ना, इसमें एग्जांपल नहीं दिया ना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है, लिखो कॉपर टी, ठीक है। ये सब नाम है ब्रांड्स का अलग अलग, कॉपर 7, देन एक है तुम्हारा मल्टीलोड 375, ठीक है। ऐसा 3 नाम याद रखो, काफी है। ये सब कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के नाम है, एग्जांपल्स है उनके, ठीक है, ये जो मार्केट में अवेलेबल है। चलो, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में क्या क्या आता है, ये क्या करता है,
दिस ये क्या करेगा, इट मेक्स यूट्रस म्यूकस थिक। देखो यूट्रस का जो म्यूकस प्रेजेंट है, मतलब यूट्रस के अंदर जो भी स्लाइमी जेली लाइक सब्सटेंसेस जो मौजूद है, ठीक है, म्यूकस का मतलब पता ही होगा तुम लोग ने म्यूकस के बारे में, आई थिंक डाइजेशन में भी पढ़ा होगा अबाउट गॉबलेट सेल सिक्रेटिंग म्यूकस, ठीक है, कुछ भी स्लाइमी स्लाइमी टाइप चिपचिपा टाइप चीज, वो यूट्रस के अंदर जो म्यूकस होता है उसको वो थिक कर देता है। यूजुअली यूट्रस का म्यूकस उतना ठीक नहीं होता, लेकिन उसको थिक कर देता है। अब जब वो थिक हो जाता है ना, इट बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। स्पर्म्स को लगेगा कि अरे मैं कोई गलत जगह तो नहीं आ गया, इतना इतना मतलब म्यूकस ठीक हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और ठीक होने से थोड़ा बहुत स्पर्म को रोक भी देगा। मान लो एक पतला सा जगह है, पतला सा जगह में वो आराम से जा पा रहा है, अभी उसको ठीक कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया तो अच्छे से वो जा भी नहीं पाएगा, और दूसरा वो पहचानेगा ही नहीं उसको, सो इट बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। अगर स्पर्म वो जगह को पहचान ही नहीं पाया तो कहाँ फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं कर पाया, और मान लो अगर किसी कारण से कोई थिकनेस के बीच से भी जा करके फर्टिलाइजेशन कर भी दिया, तो क्या होगा, वही बात, वो इम्प्लांटेशन को रोक देगा। सारा का सारा आईयूडी इम्प्लांटेशन को रोकता ही है। तो तीनों आईयूडी अलग अलग तरीके से काम करता है। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है, जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है जिसमें लिपल्स लूप आता है, वो क्या करता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या करता है, वो स्पर्म को खा जाता है, फेगोसाइटोसिस करता है। खाने के बाद अगर कोई स्पर्म रह गया है तो वो जा करके उसको क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को रोक देगा। चलो बोलो फर्टिलाइजेशन कर ले, चलो ले लो, जाइगोट बना दिया, मजे लो, लेकिन मैं तुमको जाइगोट को ग्रो होने दूंगा ही नहीं अंदर। दूसरा है तुम्हारा कॉपर रिलीजिंग आईओडी, वो क्या करेगा, स्पर्म के स्पीड को कम कर देगा, मोटिलिटी को कम कर देगा, मूवमेंट को कम कर देगा। मूवमेंट को कम कर देगा तो वो पहुंचेगा ही नहीं उस जगह में। अगर मान लो कोई अगर स्लो करने के बावजूद भी पहुंच गया और फर्टिलाइजेशन अगर कर भी दिया तब भी इम्प्लांटेशन होने नहीं देगा। तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, जो अभी अभी मैंने पढ़ा है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या करता है, ये यूट्रस के म्यूकस को, जेली जेली लाइक स्लाइमी स्लाइमी सब्सटेंसेस जो यूट्रस में प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को वो ठीक कर देता है। ठीक करने के कारण इट बिकम हॉस्टाइल टू द स्पर्म। स्पर्म उस एरिया को पहचान ही नहीं पाता, और अगर पहचान गया भी और मान लो फर्टिलाइजेशन कर भी दिया उसके बावजूद भी, तो उसको इम्प्लांट होने नहीं देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के आईयूडीज काम करता है, और ये जो तुम्हारा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। चलो तो इसमें जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दो एग्जाम्पल है इसमें, मतलब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल्स मैं बताने जा रहा हूँ। एक है आपका LNG-20 और दूसरा है प्रोजेस्टेरेट। तो मैंने कुछ नाम लिया है यहाँ पे, प्रोजेस्टेसर्ट होगा, प्रोजेस्टेसर्ट होगा, SERT, हाँ सॉरी, PROGESGES, हाँ प्रोजेस्टेसर्ट, अब ठीक है, प्रोजेस्टेसर्ट, ओके, हाँ ठीक है, SERT, PROGES, हाँ प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20। तो आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का नाम, मेडिकेटेड जो मैंने नाम लिखा है वही नाम याद रखना है। नॉन मेडिकेटेड में मैंने बताया लिपल्स लूप, उसके बाद मैंने कॉपर कॉपर रिलीजिंग में बताया कॉपर टी, देन मल्टीलोड 375, कॉपर 7, राइट। देन हार्मोन रिलीजिंग में मैंने बताया LNG-20, प्रोजेस्टेसर्ट, राइट, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, ओके। तो ये हो गया हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल मेथड। सीधी भाषा में बोल रहे हो, टैबलेट्स, पिल्स। नहीं रोहन, 3 से 5 साल काम करता है, कुछ कुछ 7 साल भी काम करता है, फिर रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग उसको, रिप्लेसेबल है। 3 से 5 साल 7 साल तक हो जाता है काम, उसके बाद यू कैन रिप्लेस। और वो बनाता है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग निकल रहा है, वो लोग ज्यादा टाइम तक, हम लोग ये चाहते भी है कि ज्यादा टाइम तक दे वो, मतलब प्रिवेंट करे, ठीक है। आफ्टर इंटरकोर्स क्यों, इंटरकोर्स के पहले ही लेना पड़ेगा, और एक बार लगा लिया तो 3 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है उसको रोज रोज लगाना है। और ये अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर लगा जाता है, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचने वाला, समझ रहे हो, कि हाथ से तुम घुसा के लगा दोगे, ऐसा नहीं होता। इसके लिए डॉक्टर का सुपरविजन चाहिए, डॉक्टर USG वगैरह यूज करके लगाएगा, ठीक है। चलो 3 मिनट है। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो है वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन जो जो पूछना है पूछो।
हार्मोन रिलीजिंग में नेक्स्ट क्लास मैं 9:30 में ले रहा हूँ। डिसएडवांटेज देखो, मोटे मोटे तौर पे कुछ लंबा साइड इफेक्ट नहीं है, छोटा मोटा साइड इफेक्ट्स हो सकता है, साइड इफेक्ट्स छोटा मोटा हल्का फुल्का साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ अगर स्टेरॉइड का कॉम्पोजिशन हो जाने से पिल्स में तो बहुत साइड इफेक्ट दिखता है, मैं बताऊंगा पिल्स में साइड इफेक्ट्स के बारे में भी। ओके, छोटा मोटा दिख सकता है, उतना ऐसा नहीं मर जाएगी या कुछ बहुत कुछ खतरनाक कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, और थोड़ा बहुत पीरियड्स में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्टिंग का पीरियड थोड़ा हैवी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा ब्लड निकल रहा हो, थोड़ा सा ज्यादा ब्लड निकल, बट वो सब इट गेट्स यूज्ड टू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रोहन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो निकाल देगा। 9:30, 9:30 उत्पल, 9:30। Any more questions? We have 1.5 minutes. Then we will meet again after 2 hours. हार्मोनल अभी स्टार्ट करूंगा तो खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा। Any more questions? Anyone? अभी तक जो पढ़ा है उसके रिलेटेड पूछो। कॉन्डम्स का तो मैंने बोला इट्स रबर लेटेक्स। ओके, वो मेल में भी होता है अवेलेबल, फीमेल में भी होता है, फीमेल वाले को फेमिडोम कहते हैं। और जो उसके जैसा ही और कुछ डिवाइसेस जैसे ट्यूब लाइक एक मिलता है, डायफ्राम बोलते हैं, सर्वाइकल कैप कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको डाल दिया जाता है, बस उतना ही, और कुछ नहीं। और एक चीज लिख सकते हो, कॉन्डम प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो मेल कॉन्डम है वो एसटीडी को रोक सकता है, क्योंकि जब स्पर्म और ओवम कांटेक्ट में नहीं आएगा, मेल का जो प्राइवेट पार्ट है फीमेल का प्राइवेट पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो अगर उस फीमेल के अंदर एड्स है भी तो मेल तक नहीं पहुंच पाता, और अगर मेल के पास है तो फीमेल में नहीं पहुंच, ऐसा होता है। बाकी जैसे आईयूडीज लगाओगे ना, तो आईयूडीज में देखो स्पर्म ओवम तो मिल रहा है ना, तो मेल में वो एसटीडी पहुंच सकता है।